आज का जो टॉक शो है ना, थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्पेशल। आज मेरे को याद है करीबन आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, आई डोंट नो द डेट्स ऑल्सो, मेरी एक रिलेटिव है, छोटी सी छोटी मोटी शाबाशी, yes, वो मेरे पास आती है तो मेरे को बोलती है कि भाईजान मेरे को ना वकील बन दे। अब एज अ मेंटर मैंने उनको एडवाइस किया, बोला देख शाबा, बोला वकील बनना है चल ठीक है, बोलने के लिए बहुत आसान लगता है, बहुत ऐसा एकदम लगता है कि भाई ब्लैक कलर का कोट पहन के आदमी आ गया है, कायदे कानून सब मालूम है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा टीचर में अच्छा। नॉर्मली जब एक लड़की एजुकेशन लेती है और स्पेशली जब उसको कायदे कानून मालूम रहते हैं तो उसको उसके घर की बहू को ही होना, मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि तेरे को अच्छे घर के रिश्ते नहीं आएंगे। और गलत बोल दिया था मैंने एक्चुअली, लेकिन मैंने वो टाइम पे बोला क्योंकि वो मेरी रिलेटिव है, मेरी एक्चुअली मेरी बहन की बेटी है, तो उसके लिए मैंने चना भी डाला नहीं, बिंदास में वो मेरे को देखती है कि क्या भाजन क्या बोलो। मतलब दूसरी चीज, बोला अपने रिलीजन के अंदर मैनिपुलेट करके अगर पैसा आता है तो हराम है। बोला वकील तो एक एक चीज मैनिपुलेट करता है, एक एक स्टेटमेंट चेंज करता है, तो मतलब फिर वो पैसा आराम बलान वो चलेगा। मतलब उसके बाद शादी के बाद, चलो शादी हो गई, शादी के बाद अगर समझो नहीं जमा लोगों को ये प्रोफेशन तो क्या करें, तो बोलती भाई तुमने जो बोले ना वो सब मैं दिमाग में रखूंगी और सोचूंगी। और सोचने के बाद उसने क्या डिसाइड किया वो तो आज अपने को स्क्रीन पे लिया है कि शी डिसाइडेड टू फॉलो द पैशन। तो हमारा जो शो रहता है, ये मतलब टॉक शो रहता है एक्चुअली बिजनेस शो, जिसमें हम 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बिठा रहे हैं, तो हम बताते हैं कि उनकी जर्नी क्या है। तो ये था जर्नी का एक क्लिप, तो पूरी जर्नी जो बताएगी वो है शाबाश। तो मैं उनको बुलाऊंगा, तो प्लीज जब वो आते हैं तो प्लीज उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ा सा ताली बजाइए, उनको अच्छा लगेगा, वो मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे से मोटिवेट करेंगे आगे की तरफ। Is it clear? So I call Sabah Sheikh. So everybody please stand when we invite you. Yes, I call Sabah अभी यहाँ पे आपके आने से पहले मैंने वो शेयर किया, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने वही शेयर किया जो सीढ़ी पे बैठ के हमने बात किए थे, ये प्रोफेशन लेने से पहले तेरे को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हमारे बीच में एक्चुअली हुई है। उसके बाद मेरे को याद है एक बार ये जब वो जज के एग्जाम दे रहे थे, तो मेरे को एक मैसेज आया अचानक में रात को कि भाईजान पढ़ाई नहीं हो रही क्या करो। तो यहाँ पर बेसिक चीज है, देखो जो जर्नी होता है ना, हम लोग आउटपुट देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये कोट पहन के घूम रहा है, ये कार में घूम रहा है, ये इतना तरक्की कर चुका है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड होता है ना, ये लोग ने क्या किया है, ये लोग ने ये जर्नी कैसे तय की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शो जो है इसके अंदर टारगेट वही है कि इनकी जर्नी आपको बताना। देखो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते, लेकिन लोग यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं वो जर्नी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आपके प्रोफेशन के लिए आगे। इज इट क्लियर? तो मेरी तरफ से सभा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट जेंसी इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ से। और फाइनली मेरे मेरे सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं यही बोलूंगा कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो ही एक होते ना कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, क्योंकि मैं एक डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि कितना भी करे तो मैं इनका सर हूँ, तो बोलने के टाइम पे हिचकिचाएंगे, तो मैं बाहर चले जाता हूँ फ्री। देखो सेशन के अंदर आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे और जितने आंसर ये देंगे उतना सेशन सक्सेसफुल। इज इट क्लियर? थैंक यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ लेट्स गो। Hello Shivan, good morning. Am I audible? मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉन्वर्सेशन करूंगी, ठीक है? Briefly, alright? Active है सारे? Can I see your hands up? The behind ones, alright? Can you hear me? There, okay. Firstly, I'll introduce myself. मैं short introduction दूंगी. मेरा नाम सबा शेख है. मैं advocate हूँ by profession. I am in BLS LLB, Bachelor of Legal Science of Law. ठीक है? मैं short में स्टोरी बताती हूँ. मेरी लाइफ जर्नी स्टार्टिंग से, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, मेरे घर की मैं सबसे वेरी फर्स्ट डिग्री होल्डर हूँ, वेरी फर्स्ट। आई एम कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, ऑलराइट। जब मैंने सोचा 10th के वक्त कि मुझे लॉ करना है, उस वक्त में फीमेल्स में एडवोकेट बहुत कम थे। आप लॉ सोचते हो तो आप सोचोगे कि यार क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल्स के बीच में रहना होगा। तो हमारी कभी कभार एक कम्युनिटी होती है सोच की, जो ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं कि फीमेल्स अगर क्रिमिनल्स के बीच में रह गए तो उसकी सेफ्टी होगी कि नहीं होगी। Men are superpowers, correct? And female are said to be having a less power, not powerless, but a less power. उस वक्त में मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि यार नहीं सबा, 10th है, आपके लिए लॉ अच्छा नहीं है। विमेन ट्रैक यूजुअली क्या होता है कि पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो या 12वीं करो, 12th करो, and then you leave studies and you get married, correct?
जब मैंने एसएससी किया, एसएससी होने के बाद में आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ ऑप्ट करना है, क्योंकि मैं सोशली बहुत एक्टिव थी, सोशल अवेयरनेस रखने में ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं, मुझे लॉ करना है। आई गॉट 2 years टू एक्सप्लेन माई पेरेंट्स, मेरे फादर को कन्विंस करने में कि नहीं पापा मुझे लॉ करना। आई ऑप्टेड कॉमर्स आफ्टर 10th, क्योंकि सोचा अगर लॉ नहीं कर पाएंगे तो ग्रेजुएशन तो हो जाएगा, तो कॉमर्स में बट ऑब्वियसली फील्ड है, कौन सी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, लॉ नहीं हुआ तो उस वक्त मैंने कॉमर्स ऑप्ट करना चूज किया। 12th तक का कॉमर्स है, पास आउट इन द ईयर 2011। 11 में जब मेरा कॉमर्स हुआ उस वक्त में आई स्टार्टेड कन्विंसिंग माय पेरेंट्स कि नहीं पापा मुझे लॉ करना है, थोड़ी सी परमिशन दे दीजिए, ऐसे माइंडसेट होता है, लीगली ये सारी चीजें होती है, इसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, रेपुटेशन क्या होता है, ये एक नोबल प्रोफेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बैठ के अपने पेरेंट्स को दिया। माय पेरेंट्स वेंट टू द सोसाइटी, जहाँ पे हम होते हैं ना कि हम बड़े से सलाह लेते हैं या मेरे बच्चे को ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। उस वक्त में माय पेरेंट्स वेंट टू द कोर्ट, दे विजिटेड फ्यू पीपल एंड दे सेड कि भाई ये ठीक होगा कि नहीं होगा। सम पीपल एडवाइस कि नहीं इसको क्रिमिनोलॉजी में मत डालो, क्योंकि क्राइम्स में रहेगी तो थोड़ा सेफ्टी नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा, तो उसको सिविल में डाल, डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उसमें सेफ्टी होगी और काम का काम होगा और लॉ की डिग्री भी हो जाएगी। बट देन आई हैव माय व्यू पॉइंट समथिंग डिफरेंट। जब पेरेंट्स ने परमिशन दिया सो आई ऑप्टेड, आई फिल्ड माय फॉर्म एज वेल एज इन कॉमर्स एज वेल एज इन लॉ। कॉमर्स में किया तो यहाँ सिंस आई एम रेसिडेंट ऑफ द से मैंने जीजी कॉलेज का फॉर्म भरा, साइमल्टेनियसली आई वेंट फॉर लॉ कॉलेजेस। लॉ कॉलेजेस में माय फर्स्ट लिस्ट में नाम मेरा ऋषि लॉ कॉलेज में आया पैटर्न। अब वहां पे लिस्ट में नाम था, सो आई गॉट इट कैंसिल्ड हियर एंड आई गॉट एडमिटेड देयर। माय पेरेंट्स इन सम 11th 12th यहाँ कर चुके हैं, क्योंकि वसई में रहते हैं तो हम यूजुअली बाहर डालते हैं। सो माय पेरेंट्स यूज्ड टू कम विद मी टू द लॉ कॉलेज बैकग्राउंड। एक होता है ना गाइडेंस करना कि ऐसे ट्रैवल करना है, ये चीज है, ये सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वैसा करके मैंने लॉ में एडमिशन लिया। लॉ में कॉमर्स से मैंने लॉ किया है। ये एक मिथ होता है कि आर्ट्स से ही लॉ होता है, ये सिर्फ एक मिथ है, एक गलत फहमी है। आप कॉमर्स से जाओ या साइंस से जाओ फिर भी आप लॉ कर सकते। कॉमर्स से गए तो आप 12th की बात करोगे विच इज 5 years BLS LLB लॉ, और अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आप करोगे तो वो 3 years का होता है विच इज बैचलर ऑफ। 5 years का बेनिफिट ये होता है कि आपका 3 साल का 1 साल बच जाता है। 3 years इज योर ग्रेजुएशन, 13 14 and 15 राइट। अगर आप ये 13 14 15 करते हो उसके बाद में आपको 3 साल देना पड़ेगा विच इज 6 years। तो हमने क्या सोचा कि 12th की बात करूंगी तो 1 साल और बच जाएगा। वो एक डर था कि अगर मैं लॉ करते हुए जाऊंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अगर कुछ चीजों में आपको स्टडी करना है तो आपको ये भी डर रहता है कल को शादी नहीं करा, तो ऐसा है कि बेटर हम वो कोर्स को जल्दी ही फिनिश ऑफ कर लें। तो आफ्टर 12th मैंने ऑप्ट किया लॉ की डिग्री। आफ्टर 12th किया 5 years BLS डिग्री, बैचलर ऑफ लीगल साइंस एंड लॉ। यू नो द वर्ड लॉ, लॉ डिराइव्स क्या है कि लीगल नॉर्म्स। लॉ क्या होता है, राइट्स होता है, नॉर्म्स होता है, एक चीज के फंडामेंटल राइट्स जो सोसाइटी ने गवर्न किया है, वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, ये हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ जो वर्ड है ये डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड्स विच वाज लीगल एंड गिवरेंस। लेकिन क्या था कि अगर ये लैटिन वर्ड को हम इंग्लिश डिक्शनरी में डिराइव करें तो वो बैचलर ऑफ लॉज है। हम जब पूछते हैं कि LLB का फुल फॉर्म क्या है तो लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉ। नो, इट इज बैचलर ऑफ लॉज, LAWS लॉज। लैटिन वर्ड में आप देखोगे LLB में आप कभी क्वेश्चन करोगे LLB है, डबल L क्यों है, क्योंकि इट वाज अ लैटिन वर्ड, वो प्लुरलिटी आनी चाहिए, इसीलिए एक वर्ड को उन्होंने दूसरे में डिराइव किया। और इट इज सेड टू बी, एक L होता तो इट इज लॉ, इट इज व्हेन डबल L इट मींस लॉज, तो वो बैचलर ऑफ लॉज। आप कॉमर्स से करोगे 3 years का तो बीकॉम LLB है, क्योंकि आपने बीकॉम किया है। अगर आप BSc IT करते तो BSc IT एंड लॉ, BSc LLB। BBA LLB भी होता है, दूसरे LLB ही होंगे। मैनेजमेंट स्टडीज करोगे तो भी LLB होता है आफ्टर 12th। So it is not mandatory after 12th and after 15 कि आपको लॉ करना है तो आपको पर्टिकुलरली एक फील्ड में ही जाना है, then you can apply for that purpose। अगर आपको करना है तो आप अलग अलग स्ट्रीम से भी कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बेनिफिट बताती हूँ लॉ का क्या है। कि एक लॉ करोगे ना तो उसमें एक होता है कि सेट ऑफ रूल्स आपको नॉर्म्स पता है, आप एक नोबल प्रोफेशन में भी हो। प्लस नोबल प्रोफेशन में रहने से क्या होता है कि आपकी डिग्निटी जो होल्डिंग होगी वो पावर मोर होता है। लोग आपको, एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन वैल्यू, करेक्ट। लेकिन when you go into law, if a person speaks to me, will think twice when speaking to me। क्यों? एक रैंडम पर्सन है, अगर आप बीकॉम होल्डर है, ये भी बीकॉम होल्डर है, आप इनसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, यू नो कि आप इसके पीछे अगर इसमें कुछ गलत था तो आप उसको फाइट बैक कर सकते हैं। लेकिन वही सिंपल पैनल है। लेकिन एक चीज एन एडवोकेट और ये एक सिर्फ लेजन है, इसने बीकॉम किया है, तो ये दो बात उसे करने से पहले सोचेगा कि मैं इससे कैसे बात करूं, बिकॉज उसको रूल्स एंड लॉज पता है। आफ्टर LLB, कंप्लीशन ऑफ LLB, एक होता है प्रोफेशन में होना, तो एक होता है LLB के बाद में व्हेन यू गेट योर रिजल्ट।
आफ्टर कंप्लीशन वेदर इट बी 5 years और 3 years. जैसे डिग्री मिलती है तो उस वक्त हमको कहा जाता है एज लॉयर. अगर आप बोलोगे तो यार एडवोकेट भी एडवोकेट होता है, लॉयर भी लॉयर होता है. एक रैंडम वर्ड में आप बोल दोगे कि यार ये एडवोकेट है, ये लॉयर है. व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नो, देयर इज समथिंग दैट इज रॉन्ग. अगर आप सिर्फ डिग्री कोर्स करते हो, उसकी आपके पास में सिर्फ डिग्री आती है लेकिन आप उसका यूजेज नहीं करते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो यू आर सेड एज लॉयर. एंड वंस यू एनरोल योरसेल्फ इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाँ आप AIB का एग्जाम लेते हैं, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, वेरी फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 years का एग्जाम दिया है, 5 साल स्टडीज किए, उसका फुल सेट का 5 years का एग्जाम मैंने एक बार में दिया है. उसके बाद मैंने बार में एनरोल किया गया था. देन आई गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग. देन आई सेट टू बी एज एन एडवोकेट. जब आप एडवोकेट बनते हो तो आप लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो. लिटिगेशन इज अ कोर्ट प्रैक्टिस, ठीक है. एंड कॉर्पोरेट इज इन टू फॉर कि आप कोई कंपनी में हो तो यू आर सेट टू बी अ कॉर्पोरेट एडवोकेट. कॉर्पोरेट एडवोकेट के लिए आपको बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सनद की जरूरत नहीं है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है. When you have a license, then you can practice in court, which is said to be litigation. ठीक है. ये फॉर्म में भी फील्ड्स होते हैं कि जब आप लाइसेंस ले लेते हो उसके बाद में आपको क्या करना है. तो यू सेट टू बी अ क्रिमिनल लॉयर, यू सेट टू बी अ सिविल लॉयर, ठीक है. यू नीड टू बी सेट टू बी इनटू एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड. जैसे अभी कैसा होता है कि आपने अभी सुना होगा कि फाइनेंशियल मोबाइल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं. आप देखे होंगे, सुने होंगे किसी दोस्त का कि मेरे अकाउंट में इतने थे, सामने से अकाउंट हैक हो गया, पैसे चले गए, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया. तो वो कैसे हो जाता है. तो उस चीज के लिए भी सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे साइबर क्राइम. साइबर क्राइम होता है तो उस चीज के लिए भी शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज हो. जरूरी नहीं है कि आपको लॉ करना है तो लॉ की डिग्री करनी जरूरी है. अगर आप बीकॉम भी कर रहे हो या कोई अदर डिग्री भी कर रहे हो और आपको सिर्फ शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज चाहिए तो साइबर क्राइम्स में आप जा सकते हो, विच इज ऑफ 1 year. आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जा सकते हो, विच इज ऑफ 1 year. बैंकिंग लॉज में जा सकते हो, विच इज ऑफ 1 year. अगर कोई अकाउंटेंट है या किसी को बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो आप बैंकिंग का लॉ का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स, वेर आपको बैंक में वो हेल्प करेगा सफाइसिंग नीड्स के लिए. ये सारी चीजें आफ्टर दैट आई वेंट टू प्रैक्टिस. मेरे ये जो 5 साल चले गए, मैंने गॉट माय सन, आई गॉट माय डिग्री. लेटर ऑन मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया क्रिमिनल लॉज में. आई वेंट इनटू मेन. उसमें आज के टाइम पे मैट्रिमोनियल केसेस ज्यादा है, वेयर डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज, असॉल्ट, ये सारी चीजों के, प्रीमेडिटेटेड मारपीट का, ठीक है, हाफ मर्डर केसेस, ये सारी चीजों का क्राइम रेट ज्यादा था. वो चीजों में मैंने पहले 6 months कॉर्पोरेट लॉ भी किया है कंपनी में, बैड्रा में मैंने जॉब भी किया. इंटर्नशिप के वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा सॉर्ट ऑफ फील्ड नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. एक टेबल पे बैठो, फाइल्स आ रही है करो, एंड देन यू गेट अ सोर्स ऑफ इनकम. लिटिगेशन में, कोर्ट प्रैक्टिस में आप सोर्स ऑफ इनकम के पीछे भाग ही नहीं सकते. आप बोलोगे ना मेरे को महीने का इतना पगार आना चाहिए, सैलरी आनी चाहिए, तो ये सेट ऑफ रूल्स नहीं है. इट इज लाइक अ बिजनेस, हाउ मच यू वर्क देन यू आर पे. लेकिन कॉर्पोरेट में आप जाओगे कंपनी में, तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में एक स्टिपुलेटेड अमाउंट होता है, एक 9 to 5 जॉब होता है. वो आपको फाइल्स देंगे, वहाँ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में आप रहोगे, उनके असाइनमेंट्स एग्रीमेंट्स कैसे करने हैं वो आप सीखोगे, उनका काम करके दोगे. जब आप काम करोगे तो मैनेजर में आपको सैलरी आएगी. अगर कॉर्पोरेट लॉ में जाते हो तो इनिशियल व्हेन यू आर फ्रेशर तो आपको सैलरी एक एस्टिमेट बताती हूँ 60,000 से स्टार्ट है, एक इनिशियल. और अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो तो इनिशियली डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, आप क्या काम कर रहे हो, कौन से इंटर्न के पास. अगर आपका काम का रेशियो बहुत अच्छा है एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट, यू मे नॉट नो एनुअली इनकम आपका 25 लाख से 30 लाख जा सकता है एनुअली. मंथली आपका बोलूँ ना तो मंथली आप आराम से नहीं बोलूँ ना तो 30 लाख तक आप निकाल सकते हैं. बट इफ यू आर अ गुड एक्सपर्टीज इन योर लिटिगेशन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस के फॉर्म में जाने के, लिटिगेशन में जाने के लिए आपका डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क. तो एक होता है ना सोना चाहिए तो सोना छोड़ दो, when you want gold तो forget about the sleep. हमें कहा जाता है एडवोकेट्स को एज क्रिमिनल प्रैक्टिस में कि जब हम कोर्ट में एंट्री करते हैं ना तो हमें कहा जाता है कि हमको सर पे बर्फ लेके चल. नहीं, लास्ट में कि बर्फ लेके क्यों चलना है. यू आर अ पर्सन ऑफ माइंडसेट ऑफ अलग, यू आर अ पर्सन विद डिफरेंट माइंडसेट. आपके ओपिनियंस अलग है, देयर माइट बी क्लैशेस. सेम वे जब आप अपनी कोई कंप्लेंट मुझ तक लेकर आते हो तो आई डू नॉट नो आप क्या सफर करके आए. करेक्ट, मुझे नहीं पता कि आपके माइंडसेट में क्या है, लेकिन आपके माइंडसेट में क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो मैं आपको न्याय दिला के दूँ, क्योंकि आपका राइट्स मेरा विजन है, मेरा यही. तो आपको राइट्स दिलाना मेरा काम है, तो आपको भरोसा भी मेरे पे उतना है. तो व्हेन यू ट्रस्ट मी तो आपका ये रहेगा कि यार मैंने तो मेरा स्टोरी बता दिया, बट आई डू नॉट नो द फैक्ट कि भाई सामने वाले के साथ में क्या हुआ है. सो इट्स बेटर यू गो विद द फैक्ट्स फर्स्ट. जब आप किसी क्लाइंट को सुनते हो मेरे से सुनिए, उसकी समस्या को सोचो, समझो, उसकी जगह पे रह के देखो कि क्या सफरिंग हुई है, एविडेंसेस देखो, एंड व्हेन यू नो ही इज राइट तो उस चीज में जाओ. जैसे सलीम सर ने कहा कि मैं इनिशियली जब उनके पास आई थी कि मुझे लॉ करना है तो उन्होंने बोला था शादी की इसमें दिक्कत आई है, फीमेल्स में होता है शादी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक सेट ऑफ माइंडसेट होता है. एडवोकेट है तो नखरे रहेंगे,
एडवोकेट है तो एक्टिव होगा, करेक्ट? घर संसार कैसे रहेंगे? बट बीइंग अ मैरिड वुमन नाउ, आई हैव बीन इनटू लॉ, आई हैव बीन एज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग मोर देन 10 प्लस इयर्स, ठीक है? उसके बाद में आई हैव बीन एन ऑफिसर ऑफ भरोसा सेल व्हिच इज इनटू डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस इन मेरा। वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट में मैं एज मीडिएटर काउंसलर हूँ। जैसे आप कहते हैं कि आपको कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस वाला आपको भेजेगा जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, वहां जाएंगे तो फाइल डायरेक्टली मेरे पास आएगी एप्लीकेशन विल आई लिसन टू फर्स्ट टू देम। पहले क्या होता था कि कोई सही है गलत है वो मालूम आती नहीं, पुलिस स्टेशन जाओ पुलिस वाला डायरेक्ट कंप्लेंट दे देता था, बाद में पता चलता है ट्रायल के वक्त में ये निर्दोष है ऐसा है वैसा है फैक्ट्स ऐसे नहीं है। इस वक्त में रूलिंग में क्या हुआ है कि भरोसा सेल में पहले कंप्लेंट जाएगी विच विल कम टू माय डिपार्टमेंट, आई विल सिट, हम उसका प्रोटोकॉल कैसे करते हैं, हम एक नोटिस इशू करते हैं सामने वालों को जिसमें हमको कहते हैं कि बाबा आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा क्राइम कमीशन का कंप्लेंट आया है, वी कॉल देम, वन ऑन वन मीडिएशन दिया जाता है, जिसने मेन कंप्लेनेंट है उसको पहले बुलाते हैं, उसका पूरा सुना जाता है, उसके बाद में दी ऑपोजिट पर्सन कम्स, हम फैक्ट्स देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि क्राइम कमीशन हुआ है, देन वी गिव अ रिपोर्ट इन राइटिंग दैट एन एफआईआर मे बी रजिस्टर्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि उसने क्राइम कमिट किया है, इसकी चीज की सजा मिली। एंड इफ थिंग्स आर इनोसेंट या कभी कभार ऐसा होता है कि भरोसा सेल में मोस्ट ऑफ मैटर्स मैट्रिमोनियल हो, एक छोटा सा इशू होता है ना, अभी आप बोले ना कि मैरिज इज बीन अ कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, अब ऐसा होता है कि मैरिजेस में ये कि भाई तूने कुछ बोला मैंने कुछ बोला तो ईगो पे ले लिया, अंडरस्टैंडिंग नेचर नहीं है लोगों में, खाली ऐसा हो गया कि तू कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता है, वही ईगो पावर है, उस चीजों में लेकर जो क्लैशेस होते हैं तो कम्युनिटी में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, और डिस्प्यूट विद रिगार्ड्स टू सीनियर सिटीजंस जो उनका घर पे जो बर्ताव होता है उनके साथ में उसके क्राइम से, उसको हम पहले रिजॉल्व करते हैं और वो रिपोर्ट हम पुलिस स्टेशन देंगे। So this work I did from past 2022. I am been appointed as a first officer at Bharosa Cell, Deputy Commissioner Office for the state of Maharashtra Police. उस दौरान के बाद में मैंने अपने ग्रुप को सोचा कि मैंने लॉ तो कर लिया, 10 प्लस इयर्स भी चले गए, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा है, मैं इनकम के पीछे नहीं भाग, आप काम ऐसा करो कि काम करते वक्त में काम आपके पीछे भाग, लोग आपके पीछे भागे कि भाई मुझे काम कराना है तो इन्हीं से कराना है, वो उतना एक्सपर्टाइज आपके प्रोफेशन में, चाहे लॉ का हो या कोई भी प्रोफेशन। आप जनरली बोलोगे तो इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, आर्किटेक्ट्स बहुत सारे हैं, टीचर्स कम्युनिटी में बहुत सारे टीचर्स हैं, बट वे ऑफ आर्ट एंड प्रोफेशन, वो जो कंडक्ट रहता है, योर डेडिकेशन, ठीक है, आपकी इंटीग्रिटी क्या बोलती है उस प्रैक्टिस को लेकर, आपके प्रोफेशन से आप कितना ट्रू हो, वो चीज। सेकंड माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार नहीं लॉ का प्रोफेशन है तो इलीगल है, वो मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कहा जाता है कि हराम का पैसा खाते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। एवरी प्रोफेशन जो हम करते हैं, करप्शन तो हर प्रोफेशन में, राइट और रॉन्ग, यस और नो? तो जब करप्शन हर प्रोफेशन में है तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ में भी होगा, बट ऑब्वियसली है, लेकिन हमारा ईमान, आम माइंडसेट, हमारा सोल क्या कहता है कि ये इंसान सही है, इसके फैक्ट्स देखना, इसको न्याय दिला। अगर आपको लगता है ये इंसान सही नहीं है और ये अपने आपको सही दिखा रहा है, आपको एविडेंसेस तो पता है ना कि क्या सही क्या नहीं गलत, तब आप भी डिसाइडेड होता है कि आप इसका केस लेते हो या नहीं लेते, और अगर वो गलत रास्ते में तो आप उसको कैसा सीधा करते हो वो आप पे। सो इट इज अप टू अस कि हमें कौन से प्रोफेशन में कैसे डीलिंग करनी है, ठीक है। जब भरोसा सेल की जर्नी हुई मेडिटेशन एंड काउंसलिंग का, उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो क्योंकि मेडिटेशन एंड काउंसलिंग कर रही थी, केसेस के स्टेजेस बढ़ रहे थे, तो मैंने दिल्ली से डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में डीआरएफ में एज मेडिएटर सर्टिफाइड कोर्स किया है, एज मेडिएटर एंड काउंसलर। आपको पता है काउंसलिंग के सेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, तो वैसे मैंने एज मेडिएटर काउंसलर की। उसके बाद में 2024 में पहले ऐसा होता था कि यू नीड टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर 5 years एंड लेटर यू कैन अप्लाई फॉर सिविल जज, आपको वहां से भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के एग्जाम्स देने हैं, सिविल एग्जाम्स देने हैं, तो वो आप 5 साल के बाद दे सकते, लेकिन अब वो प्रोटोकॉल नहीं है लॉ। अगर आप आपकी प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर की भी है तो आप तब से ही प्रिपरेशन चालू कर सकते हो एज सिविल जज के। सिविल सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एज लॉ करने के बाद में लॉ ऑफिशियल्स आपके आईएएस में भी जाते हैं, पॉलिटिशियंस आर आल्सो लॉ ऑफिशियल्स, ठीक है, नॉर्मल गवर्नमेंट बॉडीज आल्सो लॉ ऑफिशियल्स। लॉ ऑफिशियल्स के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास में लॉ डिग्री तो आप कोर्ट में ही प्रैक्टिस करो या कॉर्पोरेट फील्ड में ही जाओ, अगर आपके पास में लॉ की डिग्री है तो आप उस चीज को यूज कर सकते हो गवर्नमेंट फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर्स है जहाँ पे आपको लीगैलिटी की जरूरत पड़ती है, काउंसिलर्स की, जैसे आप कॉलेजेस में हो, आपने अगर काउंसिलिंग की डिग्री की है तो काउंसिलर्स की पोजीशंस होती है, कॉलेजेस में होती है, स्कूल्स में होती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉ फैकल्टी में हो, आपकी तरह आपको लॉ ऑफिसर चाहिए या गाइडेंस के लिए चाहिए कोई कंपनी में, कॉर्पोरेट फील्ड में, तो आप वहां पे काम कर सकते हो कि कंपनी से लॉज एंड रूल सेट कर सकते हो। लॉ में सिर्फ लॉ का काम नहीं है, तो मैं बोलता ना कि वकील का नाम से एफिडेविट बनाना होता है, ठीक है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करते और क्या करते हैं क्या है। एक पीपल को मिलती है कि बैंड्रा में देखो तो बैंड्रा के बाहर में लोग खड़े होते हैं, एडवोकेट्स खड़े होते हैं, समझ रहे, काला कोट पहन के, तो आप सोचेंगे यार ये क्या प्रैक्टिस है, जाते ही सामने फाइल दे दो, जैसे नहीं मेरा काम है ऐसा ऐसा है, मुझे केस दे, दिस इज नॉट अ लॉ प्रैक्टिस।
those who get posts and those who give degree to you stating that ये मेरी डिग्री है, वो एजेंट्स होते हैं. What they do, वो आपसे काम लेंगे, अंदर जाके एटीट्यूड जो होगा प्रोफेशनल उसको ले लेंगे. मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी लॉ की डिग्री, चाहे डिप्लोमा कोर्स हो या डिग्री कोर्स, अगर आपके पास में एक्वायरिंग होगा, यू कैन स्टैंड इट ऑन योर ओन. कल को आपको अगर कोई काम है बीबीएमसी में, नगर पालिका, शायद बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या डेथ सर्टिफिकेट का है, किसी के घर में डेथ हो गई है, कुछ है, तो आप क्या करोगे? आप एजेंट को पकड़ोगे. करेक्ट? यू आर तो बीन एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, लेकिन फिर कोई एजेंट को देगा, हमको तो मालूमात ही नहीं है. दैट इज नॉट द रूल. आपको क्या है कि सिंस यू आर एजुकेटेड, आपको जाना है वहां फैकल्टी में, बोलना है कि मुझे ऐसे डेथ सर्टिफिकेट बनाना है या बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, क्या आप उनसे नेगोशिएट. रिलाइट फॉर्म एवरी जगह पे, हर जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म्स हो गए. फॉर्म्स के पीछे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको रेडी करना, स्टेटेड चीज देना है. फॉर एग्जाम्पल खाली एक एग्जाम्पल दूंगी, ये एडवोकेट अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, या वकील के पास में बोले मुझे मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, आप एक अंदाजा कोई बता दो कि मैरिज सर्टिफिकेट का पैसा कितना लग रहा है, कोई एक अंदाजा बताए, किसी को अंदाजा तो या कितना ले सकता है, कोई रेशियो बता दो. यही ना, अंदाजा बोलो, फ्रैंक करो, कुछ नहीं, अंदाजा बोलो. क्या लगता है कि कितना लेगा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का? 4,000. ठीक है, ओके, एक एस्टिमेट लेते 4,000. किसी ने कहा चलो कोई बोलेगा 15,000 लो, अलग अलग कैलिबर वाले, कोई बोलेगा 8,000 लेता, कोई बोलेगा 10,000. यही चीज आप एजुकेटेड हो, भले ही लॉ की डिग्री नहीं आपके पास में, आप खुद चाहोगे मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म भरोगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देंगे, 323 की रिसीव करती. हाउ मच? 323. ऊपर का एडिशनल पैसा कहा गया, डॉक्यूमेंट्स वो वही डालेगा जो आप उसको दे रहे हो, बट आप जा कैसे रहे हो? कनेक्टिंग वे में. व्हाई? बिकॉज यू आर स्टेटिंग योरसेल्फ कि आपको हाफ नॉलेज है, वो काम उसी का है, वही करेगा. बट इट इज नॉट गोइंग टू से दैट हम अगर पढ़े लिखे हैं, हमारी ड्यूटी हमने समझ है कि हम उस चीज को कर सकते हैं. पढ़ना लिखना तो आता ही है ना, तो आप वो चीज के लिए खुद ही जा सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सेम ऐसा रहता है कि आप कुछ लीगल राइट्स है जो आपको मालूम नहीं होंगे कि भाई घर में कोई डिजीज पर्सन है कि जिसकी डेथ हो गई है, उसकी वाइफ है, और सपोजेटली उसके बच्चे बहुत छोटे, 4-5 साल के हैं, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, वो क्या सोचेंगे कि कोई डिपेंडेंट है, अभी हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या करेंगे. बट व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ लॉ, तो आप बीबीएमसी में जाओगे, बोलोगे यहाँ पे फॉर्म मिलता है, निराधार करके लोग होते. निराधार मीन्स जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंट ना हो, मतलब उसके पास वो सोर्स ऑफ इनकम ही ना हो, उसकी एक कैटेगरी रहती, उसमें मंथली आपके पास में आपके अकाउंट में 2,000 या 2,200 ऐसे स्लैब्स होते हैं, या 1,200 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं. गवर्नमेंट को पैसे कहाँ जाते हैं? हमारे टैक्सेस से ही जाते हैं. वो टैक्सेस से आप वापस यूटिलाइज कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लॉज ही नहीं पता है, रूल्स ही नहीं पता है, आपके राइट्स ही नहीं पता है. जो गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दिया उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे. जब आप जाओगे बीबीएमसी में, आपको ब्रोशर पूछेंगे, आपको ब्रोशर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार अगर किसी की डेथ हुई तो आप खुद गाइड कर सकते हो कि आपके पास में डिपेंडेंट नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप बोल सकते हो जाओ ऐसा ऐसा फॉर्म भरो, डेथ सर्टिफिकेट डालो, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड डालो, बैंक के पासबुक वगैरह डिटेल डाल दो, आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाए. ये जब आप कब करोगे? जब आप अपने राइट्स को जानोगे. ठीक है, आज अभी सोशल मीडिया में सभी इंस्टाग्राम पे हो गए, बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया में सभी हो गए, तो आप देखोगे कि भाई कुछ होता है तो एक यूट्यूब चैनल हो गया, व्लॉगिंग हो गया, व्लॉगिंग हो गया. ठीक है, तो आप क्या करते हो कि भाई नहीं राइट्स है, किसी को देख रहे हो कि भाई हाँ यहाँ गलत हुआ है तो उसने ये बना दिया, उसने वो बना दिया, करे बट उसकी भी राइट्स है. हम मुझे आ रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, व्लॉगिंग कर लिया तो क्या हो गया, किसी को बोल दिया तो क्या हो गया, करे, लेकिन उसने भी राइट्स है. फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दिया गया है, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है. आप ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कभी भी किसी भी जगह पे किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए भी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स है. ठीक है, व्हेन यू ट्रैवल आल्सो, तो आप बोलोगे ना कि म्यूजिक सुन रहा हूं ईयरफोन्स है, तो व्हिच इज यू आर हैविंग योर राइट्स आल्सो व्हाइल ट्रैवलिंग, और आप किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं दे रहे, तो आप अपना फ्रीडम यूज करें. बट व्हेन यू आर इनटू अ पब्लिक ट्रेन और आप उसमें बैठे हो और आप लाउड स्पीकर में फोन जोर से बजा रहे हो, तो आप बात वाले को भी तकलीफ दे, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो जाता, ये फ्रीडम नहीं होता आपका कि मैंने मेरा तो राइट है, मैं तो चीज सुनूंगा, तो फिर वो राइट्स कवर नहीं है. मैं सिर्फ लॉ प्रोफेशन की नहीं बात कर रही, मैं ऐसा कह रही हूँ कि लॉ आप करोगे ना, तो ऐसा एक सोच रहता है ना कि सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है या नहीं है, नहीं के बराबर है, यू गो इन कॉर्पोरेट. अगर कॉर्पोरेट पे नहीं जाना है, आपको लिटिगेशन नहीं जाना है, तो अपनी प्रैक्टिस वैसे रखो कि आप उस चीज को स्पेशली बोलते हैं एकदम एक्सपर्टाइज से उसको अचीव कर सकते. जिस वक्त आपने कोई भी फील्ड में डेडिकेशन डालना चालू किया ना, मेहनत करना चालू किया, हार्डवर्क करना चालू किया ना, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पास में है. फास्ट रनिंग के पीछे नहीं भाग, शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भाग, यू एंड अप इन मिस. ऐसे हजारों केसेस रहते हैं कि शॉर्टकट्स में जा रहे, इनिशियली आपको सफाइसिंग रहेगा कि यार शॉर्टकट में जा रहे, तो मैंने का इतना सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है या इतना प्रॉफिट आ रहा है, लेटर ऑन इट विल बी ओनली फॉर एंजॉयमेंट ऑफ 1 or 2 months. उसके बाद में वो लॉस ही हो जाए, आपको आना पड़ेगा एडवोकेट के पास में. कोई भी चीज होती है तो आप बोलोगे ना कि सलाह लेना है, 4 लोगों से आप लोगे, वो 4 लोगों से क्या वो पढ़े लिखे नहीं है तो ही आप सलाह ले, लेकिन वो 4 सलाह लेने के बावजूद भी किसके पास जाते हैं?
वकील के पास जाए कि हमें वकील से सलाह लेना है, तो क्यों लेना है? बिकॉज वी हैव सेट्स ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स, हमको उस चीज का नॉलेज है, ठीक है। तो करियर ऑप्शन अगर आपको चूज करना है, नाउ आई डो नॉट नो आप 12th के हैं या क्या फील्ड में, 12th है ना, आफ्टर 12th अगर आपको करना है तो आई सजेस्ट गो फॉर फाइलिंग दिस। कभी कभार एक रहेगा मिथ में कि मैं पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ, कैसे करूँ, तो इट वैसा वर्सा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। वो शायद वो उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे कि वो आपको समझ पाए, बट समझाना आपका काम है कि ये प्रोफेशन में भी ग्रोथ है, हम इस चीज में भी आगे बढ़ सकते हैं। फीमेल्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। अभी जजेस बोलो, सिविल जजेस के एग्जाम्स बोलो, उसमें भी है। आई क्लियर माई स्टेट ऑफ राजस्थान का स्टेट जुडिशियरी एग्जाम है सिविल जज। मैंने राजस्थान का जज का एग्जाम दिया था जो 2024 का। कैसा होता है कि जज के एग्जाम्स दो तो यू नीड टू नो रीजनल लैंग्वेज एक स्टेट के। अगर महाराष्ट्र का ले रही हो तो मराठी में प्रोफेशनलिज्म वो प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी प्रॉपर होना चाहिए, राइटिंग एज वेल एज स्पीक। सेम वे अदर स्टेट्स का रहेगा वैसा। ओडिशा का है ओडिशा लैंग्वेज, व्हेन यू आर इन राजस्थान तो इट इज ओनली हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। आप कहीं और जगह जाओगे तो उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी प्लस इंग्लिश होता है। सिंस मेरी वोकैबुलरी मोर ऑफ हिंदी है, मोर ऑफ इंग्लिश है, सो आई चूज टू राजस्थान। I got cleared. I got into best of 50 award, then best of 15 award. Okay, I cleared it. But होता है कि first come first serve. वैसे वाली, if you have an experience of more, तो आपको first preferences ज्यादा दिया जाएगा. Okay, मैंने सिविल जज के एग्जाम दिया, तभी भी मैंने सलीम सर से एडवाइस लिया किसी I'm studying for it, preparation is that. Now being an advocate also, advocate होकर भी 10 साल प्लस हो के एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी I am asking him. He is not an advocate, he is a teacher. बट लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि आई नो ही इज वेल वर्स्ड विद इट, ठीक है। उनको पता है कि पढ़ाई में चीजों में कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, आगे कैसे ग्रोथ होगी या प्रोग्रेस कैसे, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। अगर आपको सोचना है ना कि लॉ में जाना है लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं एक आइडिया दूंगी कि आप लोग एक बार कोर्ट विजिट करो। अगर वसई में रहते ना, वसई कोर्ट जाओ, खाली खड़ा रहना है, कोर्ट रूम का सिनेरियो देखने का, तो वहाँ क्या ऑब्जर्व करोगे कि जज एडवोकेट से कैसे बात कर रहा है, एडवोकेट जज से कैसे बात कर रहा है, एक क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशनशिप कैसा हो रहा है, वो आपको देखना है। वो देखोगे, सोचोगे, 4 जगह घूमोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा भी ये है। तो आपको खुद से ही सेल्फ क्वेश्चन करना है कि ये प्रोफेशन ऐसा आगे जाके मुझे इसमें जाना है, तो क्या मैं इसमें इंटरेस्ट रख सकता हूँ या नहीं। द इनिशियल 5 years ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ तो मुझे ऐसा लगा था लॉ मेरे काम का नहीं है, मुझे नहीं करना। मेरा ग्रोथ तो 10 से ही फिक्स था कि मुझे लॉ करना है, बट व्हेन आई वाज इनटू स्टडीज तो ऐसा लगा हार मान लिया, नहीं होगा। बट योर जर्नी स्टार्ट व्हेन यू फील कि इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल, इम्पॉसिबल का ही चीज है, आई इम्पॉसिबल से वही है। और वो बर्फ रखने वाली चीज इसलिए कही गई है कि व्हेन यू एंटर द कोर्ट तो आपको सर पे बर्फ रखना है, क्योंकि आपको इतने डिफरेंट टेम्परमेंट्स के लोग मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के मिलते हैं कि आप उनके साथ में हाइपरनेस में डील नहीं कर सकते। वो कैसे भी आपसे बात करेंगे, कैसे भी आपको जज करेंगे, लेकिन आपको हमेशा आपका एटीट्यूड शांत रखना, इधर इट बी इन लॉ प्रोफेशन और इधर इट बी इन अनदर प्रोफेशन। यू नीड टू बी काम एंड कंपोज, ठीक है। अब तो फिलहाल जो राइट्स है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चीजें आप देखते हो घर में इंसान घर में ही कर रही है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको वकालत करनी है तो पहले बोलते ना लॉ घर से ही शुरू करना है, पहले खुद को ही सुधारना है। माँ बाप का तो छोड़ो, आप बोलोगे कि माँ बाप के बीच में डिस्प्यूट होता है या ब्रदर सिस्टर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है या घर में ऐसे बहस चल रही है या ऐसे झगड़े हो रहे हैं, तो वो तो सेकेंडरी है। आपको पहले अपना देखना है कि आप क्या ओपिनियन दे रहे हो घर में। ऐसा नहीं है कि आपको एक हाई पिच रखना है, देखेंगे ओपिनियन आप अपना रख सकते हो और तभी आपका स्टैंड माना जाएगा। अगर आप नॉर्मल टोन में भी अपनी बात रख सकते हो क्लेरिफिकेशन के साथ, व्हाट इज राइट एंड राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड रॉन्ग, तो आपकी बात वहां सुनी जाती है। वो बोलते ना बेसलेस और सेंसलेस बात करके घर में कोई नहीं सुनेगा, घर वाले भी आपको वही तसली से लगेगा ये काम का ही नहीं। आप ये भी मत सोचो कि लॉ करना है तो आपको होशियार रहना बहुत जरूरी है। आई स्पीक फ्रेंकली विथ यू, मेरा एसपीओसी सब्जेक्ट्स में आजकल 99 98 ऐसे मार्क्स आते थे क्लासेस में, कॉलेजेस में। व्हेन यू लास्ट मी माय अकाउंट्स आई गॉट जीरोस इन माय पेपर, क्या बोलोगे जीरोस, एंड दीस माय ब्रदर्स दिस इज सब क्या, बिकॉज़ दे आर मोर एक्सपर्टाइज इन अकाउंट्स और मैं मैथ में तो जमना ही नहीं है, नंबर्स मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते। तो वो है, लेकिन कैसा है कि क्लियर करना है क्योंकि लॉ करना है। सेकंड ओपिनियन टू बी ट्रू बोलूंगी तो मुझे लॉ क्यों करना था, क्योंकि मुझे अकाउंट्स में नहीं जाना था, मुझे बीकॉम करना ही नहीं था, मुझे पता ही इसमें अकाउंट्स आएगा, तो मुझे अकाउंट्स नहीं करना, इसलिए मुझे लॉ भी करना है, उस चीज से भी बचना है ऐसा। लेकिन आपको सिर्फ साइड क्या देखना है कि आप पहले फोकस करो कि आपका एम क्या है। सबका ऐसा रहेगा नहीं मैंने ये चीज सोची है, आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रोफेशन में जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो जो इंसान उस चीज में एक्सपर्ट है ऑलरेडी है उसके साथ बैठो। जैसे सपोजिटली मैं एज एडवोकेट मेरा ऑफिस है तो मैं वहां सिटी में होंगी, तो आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप आइए कि मेरे को यही करना है मैडम, मेरे को लॉ करना है तो कैसा कैसा करूँ, तो मैं वैसे गाइडेंस करूँ। वैसे ही सेम किसी को सीए बनना है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो पर्टिकुलर फील्ड के पर्सन के पास में जाओ, उनको उनका दिनचर्या पूछो
दिनचर्या मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आप पूछो कि उनका शेड्यूल कैसा होता है, क्या हार्डवर्क करनी पड़ती है, कैसे वो रन करते हैं, उनको वक्त उनके लिए कब मिलता है, वो चीज पूछोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं भी ये फील्ड में जाऊंगा तो मेरा भी लाइफ सर्कल ऐसा ऐसा होगा, या कितना हार्डशिप होती है, कितना स्ट्रेस मैनेजमेंट लेना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। लेकिन पहले आप उनसे सजेशन लीजिए, अपने पेरेंट्स से सजेस्ट कीजिए, एंड देन यू फील। लेकिन एक होता है ना कि डिग्री एक चीज लेनी है तो एक पे कॉन्सेंट्रेट हो कि भाई मुझे ये करना ही करना है, तो उसी पे फोकस हो। लेकिन अगर आपको पता है कि डाइसीनेस है कि मेरे को ये भी करना है लेकिन ये भी ऑप्शन है, अभी आपको लगा मेरे को ये भी करना है लेकिन ये भी ऑप्शन है, तो बैकअप में सेकंड प्लान बी को रेडी रहो, उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालो, एंड देन यू डिसाइड कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या मुझे नहीं जाना चाहिए। अभी कोई भी समझेगा तो आपको सोचोगे कि यार नहीं ये तो भी फील्ड है, 12 के बाद करेंगे तो मुझे तो हाई सोर्स ऑफ इनकम ही चाहिए, जल्दी से पैसे कमाने हैं, तो ऐसा कुछ ढूंढूंगी जिससे फास्ट फास्ट काम आ जाए, फास्ट फास्ट चीजें हो जाए, पैसे जल्दी मिलने लगे। कोई भी प्रोफेशन में जल्दी पैसा नहीं आता, once you do your hard work तो ही आपको उसका पे ऑफ मिलेगा। लेकिन वो पता है सबर का फल मीठा होता है, कि आपको वर्क आउट प्रेस्टीज आपके पास में भाग के खुद आए। ओके, मुझे ऐसा है कि कुछ आपको क्वेश्चंस पूछने हैं या कुछ आपको बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा ऑफिस मीरा रोड में भी है, माय फॉर्म इज 7BS SN लीगल फॉर्म, ठीक है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। हाँ ये भी एक मिथ होता है कि एक वकील है तो उसकी वकील के बोर्ड पे आपने देखा होगा एडवोकेट हाई कोर्ट या एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। हर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट का एडवोकेट नहीं होता, लेकिन हर एक वकील के ऊपर डिग्री पे लिखा होता है एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट या एडवोकेट हाई कोर्ट। आपकी जो सनद होती है प्रैक्टिस की लिटिगेशन है उस पे सब लिखा होता है, क्योंकि सनद आपको हाई कोर्ट से ग्रांट हुई है, सो इट इज स्टेटेड एज हाई कोर्ट। लेकिन आप यहाँ वसीले कोर्ट में जहाँ पे JMFC लोअर फर्स्ट क्लास, ठीक है, एंड सेशन कोर्ट हाई कोर्ट, उसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट हूँ, तो इट इज नॉट ट्रू। बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए आपके पास में वहां पे रजिस्ट्रेशन वहां के बाद में होना चाहिए, that you are practicing there, आप वहाँ के केसेस लड़ रहे हैं। I am advocate Supreme Court of India, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, डेली फॉर टुमारो ऑन 9th एट 1 मैटर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं वहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ, तो उसका भी लाइसेंस गवर्न होना जरूरी है। तो कोई भी वकील बने ना एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ या क्या प्रैक्टिसिंग किधर है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उसको पूछना है तो आप उसको पूछिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट की आपकी आईडी है रजिस्ट्रेशन की, क्या आप वहाँ बार में एनरोल्ड है। अगर वो बोलेगा बार में एनरोल्ड हूँ, उसकी आईडी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। लेकिन डिग्री होल्डर पे तो लिखा ही होता है एडवोकेट बॉम्बे है, लेकिन ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट का रहेगा तो उसका प्रैक्टिस ऑफ लेवल आपको अलग लगेगा यहाँ का, सिंस यू नो। अगर नॉर्मली भी जनरली बात करूंगी तो आप बोलोगे किसी एक वकील से यहाँ पे बात करो, आप वैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी वकील से, तो आपको जनरली सजेशन देगा, उसकी वे ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग अलग होगा। और वही सेम वकील आप बॉम्बे में किसी से बात करो, उसका वोकैबुलरी, उसका बात करने का ढंग वो अलग होगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का एडवोकेट कौन है। बॉम्बे हाईकोर्ट उसका भी लिखा हुआ है, इसका भी लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग अलग है, तो वो डिफरेंशिएट मिल रहा है, ठीक है। लॉयर को तो आपको बता दिया, जो प्रैक्टिस नहीं करता है सिर्फ डिग्री लेके रहता है वो लॉयर है। एडवोकेट वो है जो प्रैक्टिस करता है, कोर्ट में केसेस लड़ता है, प्लीड करता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, उसे कहते हैं एडवोकेट। और अटॉर्नी जनरल वो होता है जो गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं, गवर्नमेंट के सरकारी वकील जो होते हैं वो अटॉर्नी लीडर्स होते हैं। और बैरिस्टर जो है, बैरिस्टर आउट ऑफ स्टेट्स, वो जो होते हैं बाहर की कंट्री से जो डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको बैरिस्टर्स का। तो नाउ इट इज अप टू यू, अगर आप इंटरेस्टेड हो लॉ में, आपको फर्दर कोई क्वेश्चंस है या कोई सजेशंस लेना है, सो यू आर फ्री टू कॉल। आप 1-on-1 भी सेशन लेना चाहते हैं तभी भी मैं आपको वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। या आपको अदर वे से सजेशन है कि पर्टिकुलरली मैं ये फील्ड से ये फील्ड में कैसे जाऊँ। कभी कभार होता है कि कोई बीकॉम कर रहा है, सपोजिटली अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम करने के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि 15वीं के बाद में मैं लॉ करूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि बीकॉम के साथ में मैं एडिशनल क्या करूँ, तो CS टाइप होता है कंपनी से, CS आप बीकॉम के दौरान में कर सकते हैं। उसके बाद में जब मैंने गो टू लॉ तो आपका CS का डिग्री भी हो जाता है, तो वो CS आपको कंपनी लॉ में मतलब कॉर्पोरेट में अगर फील्ड नहीं जाते हैं तो वहाँ को आपको सेफ्टी रह जाता है, मतलब एक एडिशनल यूनिट आ जाती है। डिप्लोमास का आपको राइट है, आप हमसे भी प्रोफेशन में रहो, आप लॉ के डिप्लोमास कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू इट, 1 ईयर्स के डिप्लोमा होंगे, उससे भी आपके रेशियोज अच्छे हुए। कोई बैंक में गया तो उसकी बैंकिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी एजेंसी में गया या कोई रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट खुलना चाहता है, समझ रहे, एक यूनिट हो या पेपर वर्क में करना चाहते हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो सारे टर्म। लेकिन लॉ का नॉलेज रखना मेन प्राइम ऑफिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो डेरिवेटिव है ना कि योर पास्ट डिराइव्स योर प्रेजेंट, और प्रेजेंट को देखते ही आपका फ्यूचर बनेगा, सो यू नीड टू बी मेन फोकस। आपका फोकस होगा चीजों में तो ही आप आगे बढ़ो, और ये आपका गोल्डन पीरियड है। अगर आप यही सोच के चलोगे कि अभी कॉलेज है और 3 साल कॉलेज है, मस्ती करेंगे फिर बाद में सोचेंगे, तो बाद का सोचना और बाद में बहुत भारी पड़ जाए। इफ यू हैव अ विजन कि नहीं मुझे ये करना है तो उसी पे फोकस रहो, जिस पे सोचोगे उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसकी एक्टिवनेस चीजें क्या है, गलत क्या है, सही क्या है,
वो सारी चीजें सोच रहे हैं, फिर उस पर एक्ट करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैं गलत राह पे जा रहा हूँ, तो देन यू कैन स्विच इट, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। ग्रेजुएशन के बाद पास स्विच करो, ग्रेजुएशन के बाद तो मास्टर्स ही है, तो स्विचिंग कैसी होगी? सो कभी भी प्लान ए प्लान बी रेडी करो। अगर आपको कंफ्यूजन है, टॉक टू योरसेल्फ फर्स्ट। आप पहले खुद को ही, अभी तो जेमिनी एआई है, सारे है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब वीडियोस है, तो आप करियर गाइडेंस मांग सकते हो। लेकिन एक होता है ना कि सब जगह का सभी सुनोगे ना और सोचोगे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ भी कर रहो, कंफ्यूज रहो। सुनना सबका है, लेकिन दिल क्या बोलता है, इनर हार्ट क्या बोलता है कि मेरा पैशन ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, तो मुझे वहीं जाना। समझ? सो यू विल विन और एल्स नो। तो चीजों पे डाउट्स है, पूछना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब तक कुछ समझा कि नहीं समझा कि मैं थोड़ा हार्श लग रही हूँ, ऐसा है। नींद आई नहीं, कुछ पूछना है पूछिए, आएंगे फ्री रहिए, पूछिए कुछ नहीं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो फर्स्टली यू नीड टू एनरोल योरसेल्फ पहले जेएमएससी फर्स्ट लेवल फर्स्ट क्लास कोर्स। वहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए साल या 2 साल या मिनिमम 5 ईयर। उसके प्रैक्टिस करने के बाद में आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ, वहाँ का बार एसोसिएशन होगा, वहाँ पे एक चेंबर होता है जहाँ पे आपको एनरोलमेंट कराना होता है कि मुझे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। वहाँ पे मुझे सिटिंग चाहिए, वहाँ की एक सेपरेटरी फीस भरो, ईयरली फीस होती है। जैसे लेवल ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपका 5 ईयर्स है प्रैक्टिस तो आपको 5,000 देना है, 10 ईयर्स है या 10 ईयर्स अबाउट है तो 10,000 या 12,000 फीस होती है। एनरोलमेंट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एनरोल नहीं कराया, आपने बोला कि भाई मेरे पास में कोई हाईकोर्ट का केस आया है लेकिन मैं तो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन हाईकोर्ट का मैटर है, तो भी आप वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, आप केसेस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाईकोर्ट का एनरोलमेंट चाहिए तो आपका एडमिशन मांगना होगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सनद वगैरह वेरिफिकेशन आएगी, फिर देन दे एनरोल योरसेल्फ, आपको वहाँ से बॉम्बे हाईकोर्ट का एक कार्ड मिलेगा, देन यू कैन प्रैक्टिस। लेकिन अगर केस ऐसा कोई इससे रिलेटेड आता है कि मेरी बॉम्बे हाईकोर्ट का मिला है लेकिन मैं लोअर कोर्ट में हूँ, तो भी आप केस कहीं भी फाइल कर सकते हैं। अगर मैं सपोज एग्जाम्पल, अगर मैं वैसे में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट का केस आया है, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है तो मैं वहां जाके फाइल कर सकती हूँ। नो, आपके पास में एडवोकेसी का लाइसेंस है ना, यू आर एन एडवोकेट, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके केस फाइल कर सकते हैं। फॉर फाइलिंग केसेस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अगर आपको एनरोलमेंट कराना है कि आप कैसा हो कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हो, उसमें एनरोलमेंट करना है। नहीं, एड्रेस वगैरह नहीं, एड्रेस जैसा कि आप आपका रेसिडेंस क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम से आप अगर 5 इयर्स का स्टडी करते हैं 3 इयर्स का, आपको कोर्ट प्रैक्टिस में आना है तो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जामिनेशन होता है। नहीं, 1 ईयर का वो डिप्लोमा बेसिस है। डिप्लोमा इज लाइक शॉर्ट स्टडी कि भाई आप बैंकिंग में शॉर्ट स्टडी करिए तो वो क्यों लेते हैं कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में हो, अगर आप सीए या कुछ बैंक में आप जॉब करो, सपोज और बैंक में मैनेजर या लोन डिपार्टमेंट में कहीं, तो आप क्या करोगे? तो अगर आपने बैंकिंग के लिए पर्टिकुलरली डिग्री अलग है, अगर वो डिग्री में हो तो आप लॉ की डिग्री तो नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? 1 साल का बैंकिंग का कोर्स ले लो, वो कोर्स आपको हेल्प करेगा, आपको एडवांस नॉलेज में तो आप उसके लीगल राइट्स और नॉर्म्स भी बता सकते हो। जैसे बाद आपका अपना एग्जाम देना होता है, वो कितने पूरा 5 इयर्स होगा? हाँ, पूरा 5 इयर्स। अगर 5 इयर्स की स्टडी करते हैं पूरा 5 इयर्स, 3 इयर्स का करते तो पूरा 3 इयर्स, बट इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं आप बोलोगे 5 साल बाद याद करेगा, इतना सारा कैसे लिख सकते हैं गवर्नमेंट, कौन से साल का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं सुना। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आपकी बुक ओपन ही रहेगा, आपको खुद ही ढूंढना और मार्किंग जाए खाली। लेकिन अभी लॉ के लिए एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट का एग्जामिनेशन कैसे फॉर्म भरते हैं वैसे फॉर्म भरना पड़ता है लॉ के लिए। एंट्रेंस एग्जाम देने का, एंट्रेंस एग्जाम में आप पास भी तो देन यू कैन गेट एन एडमिशन टू लॉ कॉलेज। कौन सा एग्जाम करना है? क्लैट का सी के till now 800 if I 10 plus years practice. I can share my website to the survey. आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, तो उसपे क्लियर जस्टिफिकेशन मेरा प्रोफाइल आप देख सकते हैं। Yes. Majorly, I am said to be the best advocate in matrimonial cases. फैमिली डिस्प्यूट्स जो होता है इसमें स्पेशलाइजेशन मेरा मैट्रिमोनियल केसेस है। हाँ, मैरिजेस, डिवोर्स, रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान साथ में नहीं रह रहा है और उसको बुलाया जाता है रहने के लिए, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स है। हाँ। Then I am also dealing with Darul Qaza, where it is stated as Muslim ruling है, जहाँ पे तलाक की बात की जाती है, तलाक की बात की जाती है, तो वहाँ पे भी as judge final decision भी है, ऐसे with cases. So all over in Nalasopara, all over.
फर्स्ट केस वेरी फर्स्ट केस आई विल सेंड माय एक्सपीरियंस टू यू On the very first case, I was trying because मेरा पहला केस ही पॉस्को केस था. पॉस्को केस इज अ केस. तो उसमें लड़की 16 साल की. तो जब डिस्कशन होता है तब फैक्ट्स तो नॉर्मल लगते ही है. बट व्हेन बीइंग अ फीमेल आप अगर कोर्टरूम में हो एंड पॉस्को केसेस इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है जो इन पर्सन होती है वो किसी थर्ड पर्सन के सामने नहीं. व्हेन द गर्ल शी वाज रिसाइटिंग हर फैक्ट्स जब वो बात कर रही थी ऐसा ऐसे हुआ ऐसे हुआ दैट पर्टिकुलर टाइम आई फेल्ट अ लिटिल वीक. लेकिन तब एहसास हुआ कि यही मेरी फर्स्ट केस है जिसमें न्याय दिलाना है. ठीक है तो वो केस मैंने डिफरेंट देन दिस क्योंकि पॉस्को केसेस में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है. तो आपको उस चीज के दौरान में ऐसा रहना पड़ता है बहुत चीजें ऐसा फील होता है कि वो चीजें सारी आपके सामने ही है. तो वो दौरान में थोड़ा इमोशनली है ना. एक होता है कि कोई भी प्रोफेशन में हो तो इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत कम रहे. प्रोफेशन में इमोशंस नहीं आनी चाहिए. अगर आप इमोशन में रहोगे क्लाइंट आपके पास में रोए और कहेगा कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है कहाँ से दूं कैसे दूं आप भी उसके साथ होकर बोलोगे यार मेरे पास यहाँ से ठीक है तुम मत दे तो ऐसे तो आप कमाओगे ही नहीं. तो सेंटिमेंट्स की जरूरत ही नहीं होती बिकॉज यू नॉट नो ना वो जेन्युइनली क्राई कर रहा है या प्रिटेंड कर रहा है. तो वो चीज को समझना बहुत जरूरी है. कमाओ तो ईमानदारी का कमाओ कम कमाओ तो चलेगा लेकिन काम बोलना चाहिए. समझ रहे सामने वाले से रेफरेंस ऐसा है ना कि आप बैठो तो कोई सामने से बोलना चाहिए नहीं ये मुझे के पास है. और अगर काम आया तो उसको डेडिकेशन से वही डेडलाइन में क्लियर करना वो आपका प्राइमरी पैरामाउंट बोले ना मोटो होना चाहिए कि चलो काम आ गया काम तो आ गया फीस दे गया फीस दे के बैठ गए. नहीं ऐसे बहुत सारे होते हैं नाम आपका ही खराब होता है. अगर कोई आपके भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे को पूरा करना वो आपकी जिम्मेदारी है. तो अगर काम आ रहा है तो उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में करो कंप्लीट करके दे दो. इफ इट विल स्टिपुलेटेड टाइम में होगा सो क्लैरिफाई योरसेल्फ. सामने वाले क्लाइंट को अंधेरे में मत उनसे कहो कि भाई मेरा ये टाइम में नहीं होगा इतना इतना और टाइम लगेगा. सामने वाला भी इंसान होगी सब चीज लेकिन आप उसको सिर्फ घुमाते रहोगे तो आपको घूम गया. एनीथिंग मोर रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज का भी किया है एग्रीमेंट्स भी किया है रजिस्ट्रेशन these comes in civil work. ये डॉक्यूमेंटेशन विल बी कॉन्ट्रैक्ट्स पूछे आपको मैं आज लगी मुझे क्यों पूछता है मैं क्यों फोकस मांग रही थी मुझे ऐसा लगा कि फिर आप ध्यान नहीं हो गए. बच्चे तो सारे अच्छे लग रहे एक्टिव लग रहे सब स्मार्ट है माशाल्लाह. वी हैव अ ग्रुप फोटोग्राफर के आप बताएं कुछ तो क्वेश्चंस पूछिए. पूछिए what's the best case ever fight? Best case ever fight was a child custody and you won. Yes did you? Yes. चाइल्ड कस्टडी में ऐसा था कि हम कहते हैं कि बच्चे की कस्टडी माँ को ही जाना चाहिए 7 years तक. हम There's always a personal law as well as normal laws. Normal laws क्या होता है कि बच्चा यूजुअली माँ के पास ही जाता है बच्चे की कस्टडी माँ के पास. 7 years में ऐसे मुस्लिम शरिया एक्ट क्या कहता है 7 साल का लड़का हो तो वो बाप के पास जाएगा और अगर 7 साल के ऊपर या नीचे रहेगा तो माँ के पास रहेगा. और लड़की रहती है तो टिल द टाइम शी अटेन्स अ प्यूबर्टी जाएगी से वो माँ के पास ही रहेगी. लेकिन बेटा बाप के पास जाता है आफ्टर 7 years. मुस्लिम शरिया बोल अब कोर्ट में मेरा मैटर गया मुस्लिम क्लाइंट था बेटा रहता है माँ के पास माँ ने कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दिया बाप के साथ में. ऐसा बता दिया कि बाप मर चुका और उसको यहाँ से अदर स्टेट ले गई. ना बच्चे के साथ में बाप ताल्लुकात में है ना कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं है. हिज राइट इज इनफिनिट. अब देखो डिस्प्यूट होता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है लेकिन सफर कौन कर रहा है बच्चा कर रहा है. बच्चे को नरिशमेंट दोनों की जरूरत होती है. बाकी भी उतनी प्यार चाहिए माँ का भी उतना ही प्यार चाहिए. उस दौरान में मैंने ये शरीर एक्ट भी अप्लाई किया कि आफ्टर 7 years द कस्टडी गोस टू फादर. प्लस उसमें ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ पैसा कमाता है बाप को वो सफाइज कर सकता है. नहीं बाप इमोशनली बच्चे पे ध्यान दे सकता है कि नहीं केपेबल है कि नहीं उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है उसकी पेरेंटल फैमिली कैसी है वो बच्चे को अच्छा रख सकते हैं कि नहीं अच्छा एजुकेशन दे सकता है कि नहीं इमोशनली उसको सिक्योर कर सकता है कि नहीं. ये सारे ग्राउंड्स देखते हुए ही कस्टडी दी जा. So this was the case. स्पीकर पसंद आए कि नहीं स्पीकर ने जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं योर डाउट. I won't say only focus in hard work क्योंकि मैंने 2 चीजों पे ध्यान रखा है. आई थिंक इनको प्रैक्टिस को मुझे मेरे सीनियर्स ने और मेरे जो जजेस थे जिनके पैनल पे प्रैक्टिस में मैंने शेयर किया है उनसे मैंने यही सीखा है कि सिर्फ फोकस और व्हेन यू नो कि आपको ये चीज करनी है तो आपका हार्ड वर्क आपकी इंटीग्रिटी आपका ग्रुप आपकी क्लियरेंस ही आपको वहां तक पहुंचे. जब अगर फोकस नहीं है तो आपको अंदर चीजों पे ध्यान नहीं